नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम जो हैं एक कहानी यह भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये रचना है मन्नू भंडारी की। तो सबसे पहले हम मन्नू भंडारी के कुछ जीवन के महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में किस गांव में हुआ था? भानपुरा में, जिला मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा जो हुई वो राजस्थान के अजमेर शहर में हुई थी। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया, हिंदी से एमए किया। दिल्ली की मिरांडा हाउस कॉलेज की अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त के लिए वह आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई यही सच है, त्रिशंकु जो है इनका कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, ये जो है उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म में टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। हाल ही में एक कहानी याबी नाम से आत्म कथ्य का प्रकाशन हुआ। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों में हिंदी अकादमी के शिखर से उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से सम्मानित किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार से भी शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब शुरू करते हैं। एक कहानी का जो छोटा सा अंश है इसे भी देख लेते हैं। एक कहानी यहाँ भी जो संदर्भ में सबसे पहले आता है, हम यहाँ जान लेते हैं कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखी जीवन से जुड़े हुए हैं। संकित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका यानी प्रधानाचार्य जो थी वो शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व जो है उनके जीवन में रहा है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखी व्यक्तित्व के निर्माण में पूरी भूमिका भी निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी यहाँ की भी चर्चा को। यह जो है ये कहानी यहाँ भी जन्मी मन्नू भंडारी जो थी मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। इनका जन्म जो था वो भानपुरा गांव में हुआ था। याद रखना पड़ेगा क्या किस गांव में हुआ था? भानपुरा गांव में। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ बेनिहात अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेंस देते रहते थे कि नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारक के भी कामों से भी जुड़े हुए थे। ये पॉइंट जो है याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है कि मन्नू भंडारी के जो पिताजी थे वो किन कामों से संबंधित थे या जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थी को अपने घर रखकर पढ़ाया है।
जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर यानी ऊंचे पदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर वे क्रोधी और अहमवादी भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना था, देखा तब जब तो इन गुणों के भावना विशेष को जोड़ते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने भी उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम, उन्होंने इस बात तक अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को अपनी आर्थिक विशेषताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनाकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी जिन्होंने आंख मूंदकर उनका सबका विश्वास करने वाले पिता को भी बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। यहाँ कि ना कि अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। ये अपने बारे में बात कर रही हैं। मैं बचपन में जब थी मैं काली भी हूँ, क्योंकि उनका कलर जो है वो सांवला था, और दुबली और मरियल भी थी। और पिताजी का जो रंग था वो गोरा रंग, पिताजी कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं सबसे ऊपर उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़गड़ाने को आती हूँ। ये काली थी, दुबली पतली थी, तो इनके पिताजी थे सुशीला से इनका कंपेयर करते रहते थे, क्योंकि सुशीला जो थी एकदम स्वस्थ थी, हंसमुख भी थी, और उसका रंग भी था, गोरा था। तो इन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं पिताजी। उसके बाद शायद अचेतन को किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव में मैं कभी कभी भनभना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक भी दिखाई देती थी। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने
पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठे रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशा में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें जो माँ थी वो कुछ नहीं बोलती थी, बस जो भी उनसे कहा जाता था वो वही करती थी। उसके बाद वो अगर ज्यादा कुछ कहते थे तो वो चुपचाप रहती थी, बस कुछ जवाब नहीं देती थी। पिताजी की हर जयाती को अपना प्राय और अपने बच्चों को हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही। जो भी दिया, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहात असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श न बन सका। उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी है, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। उसके बाद अपने बारे में चर्चा करती हैं कि 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। कितने साल की थी ये बात याद रखना पड़ेगा, 7 साल की थी। और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सौतेलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाए। कांच पीस कर मांजा सूतने का भी काम किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता है और हमारी सीमा भी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारों तक ही समाप्ति नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने की कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के जो फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इस मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने मुझे भी उनकी भागिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब, ये याद रखना पड़ेगा कौन थे, दा साहब
अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, यह सुखद आश्चर्य का। उसके बाद उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र 16 वर्ष, शिक्षा में मैट्रिक, सन, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गई है। सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। सुशीला की शादी कहाँ हुई थी? कोलकाता में। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के रहते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के लिए नुक्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई वे भटियार खाना कहते थे। रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा की भट्टी में झोंकना था। प्रतिभा को जो था वो भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावाड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। उसके बाद बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में तो हो ही कितना कुछ हो रहा है। सन 1900 होगा शायद, यहाँ पे सन 1942 के आंदोलन के बाद ये तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध और मतभेद की मुझसे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन जहाँ पे है वो मिसिंग हो गया है, मैं देख के इसमें और कम्युनिटी में इसका डाल दूंगी। जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका जो हैं शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। 10वीं करके फर्स्ट ईयर में आई तो किनसे परिचय हुआ? शीला अग्रवाल से। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने एकहारा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। उसके बाद मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। कुछ खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। उसके बाद उस समय जैनेन्द्र जी को छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञे जी का उपन्यास शिखर एक जीवनी, देखो पूछा भी जा सकता है कि किन रचनाओं का इसमें जो है वर्णन हुआ है। पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के दीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ था, पर यह
यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पूर्ण, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा भी पढ़ा। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझा। उसके बाद शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा भी नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थिति को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उस स्थितियों को सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946 और 47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल जी की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून के लाबे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि वहां एक बारडंबर शहर में मचा हुआ था और एक घर में मैं। पिताजी को आजादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानू समझू, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए सब रंगों के लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता। यह तभी जाना और अपने क्रोध से अब सबको थरथरा देने वाली पिताजी से टक्कर लेने को जो सिलसिला तब शुरू हुआ। राजेंद्र से शादी की। मन्नू जी की किससे शादी हुई? राजेंद्र से। तब तक वहां चलता ही रहा। उसके बाद यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी थी। यह सिद्धांत कि उनके व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, परवश्य हो। उसके लिए इसके चलते ही एक बार उनके कोप से यानी क्रोध से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हुए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। वहां जाकर 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भनभनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा उनका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकाल जाए तब बुलाना। यानी पिताजी का गुस्सा जो है वो थोड़ा शांत हो जाए तब मुझे बुलाना वहां से। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट झपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में
जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनते रहे और मैं अवाक, मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक और घटना आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, जो नहीं कर रहे थे। छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपाड़ यानी मुख्य बाजार, जो चौराहा था बाजार का मुख्य बाजार, वहां पे जाके सब इकट्ठे हुए और भाषणबाजी करने लगे। इसी बीच पिताजी ने एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू को तो मत मारी गई है, उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ है? ठीक है, अपने लड़कियों को आज़ादी थी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वाह, हमारे आपके घरे की लड़कियों को शोभा देता है। यह सब कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी न रह गया। आपको यह डर नहीं है? उसके बाद वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भकाते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस सब को। मन्नू, घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी की एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी भी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव उसके बाद और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर आने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुख से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर के जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना उनकी मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता थी। पर यह क्या संभव है? क्या पिताजी इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। उसके बाद 1947 में मई महीने के शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे। इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश जो था निषिद्ध यानी रद्द हो गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों की अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी
पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षाएं खुशी के सामने या खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी 15 अगस्त 1947 की थी। तो ये था आज का शस्त्र हमारा, एक कहानी। यह भी आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।